वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट, लेकिन एवरीडे हमारा इससे वास्ता पड़ता है क्योंकि हम किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी जगह पे जब रह रहे होते हैं तो वो कौन सी जगह है, वो उस किस कानून के तहत वो बनी है और उसका क्या नाम है। मेरा जो आपका मायने है वो है आपकी तवज्जो दिलाना हाउसिंग सोसाइटीज़, और हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो कितनी किस्म की होती हैं और उनको बनाने का तरीकाकार क्या है। हाउसिंग सोसाइटी जो इस वक्त प्रिवेलिंग लॉज के तहत चल रही हैं वो 3 तरह की हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं। सबसे पहले वो हाउसिंग सोसाइटीज जो कि गवर्नमेंट के इदारे खुद बनाते हैं, जैसे कि LDA, FDA, KDA, ये वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं। इसी तरह DHA भी एक अथॉरिटी बन चुका है, इसलिए वो भी इसी डेफिनेशन के अंदर प्रवेल करता है और वो अपनी इंडिपेंडेंट हाउसिंग सोसाइटीज वो जो है वो विदाउट एनी इंटरफेयर फ्रॉम दी एनी अदर कंसर्न डिपार्टमेंट वो जो है हाउसिंग सोसाइटीज की डेवलपमेंट कर रहा है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर के एरियाज के हद तक महदूद है। पहले थोड़ा इसका एरिया बड़ा था लेकिन अभी इसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वो हाउसिंग सोसाइटीज जो कि गवर्नमेंट सेक्टर पे बनती हैं। उसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे वो हाउसिंग सोसाइटीज की अनाउंसमेंट की जाती है। पहले लैंड एक्विजिशन जो थी, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत लैंड एक्वायर की जाती थी। अब लैंड एक्वायर करने की बजाय ओनर्स को उसके अंदर जो है वो प्लॉट या फाइल्स जो है उस सोसाइटी में दे दी जाती हैं। और ओनर्स का भी इसके अंदर कई प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनकी वर्थ बढ़ जाती है, लेकिन कई बड़ी भी वर्थ वाली प्रॉपर्टीज की वर्थ कम भी हो जाती है, क्योंकि हर एक को इक्वल स्टेटस के ऊपर आप उसकी कंपनसेशन देते हैं इन द शेप ऑफ द फाइल्स। तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, ये सिंपल जो इदारे हैं वो अपनी सोसाइटीज बनाते हैं क्योंकि वो खुद मुख्तार होते हैं, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हम नहीं कर सकते। मास हुआ इस हद तक कि लैंड एक्विजिशन जो वो लैंड एक्वायर करते हैं या वो इस एरिया के अंदर वो बनाना चाह रहे हैं वो ऐसा एरिया ना हो जिसके ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर से उसको ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया हो, और ग्रीन एरिया के अंदर कोई भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट स्कीम जो है वो भी नहीं बन सकती। चलिए फर्दर मोर हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो सबसे ज्यादा हमारा जो इस वक्त वास्ता पड़ता है एक आम बंदे का, वो 2 तरह की हाउसिंग सोसाइटीज से पड़ता है। एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज और दूसरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। अच्छा, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज से को भी हम मैं आपको बयान कर दूं क्योंकि ये भी एक शॉर्ट इसका सब्जेक्ट है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज इनफैक्ट कुछ लोग अपनी लैंड के ऊपर या परचेज करके लैंड के ऊपर LDA से अपनी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम जो है अप्रूव करवाते हैं और उसको बेचते हैं आगे फर्दर प्लॉटों की शक्ल में। इसका प्रोसीजर जो है वो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे किस तरह मैं आपको LDA से किस तरह हाउसिंग स्कीम अप्रूव करवाई जाती है, उसका प्रोसीजर क्या है, कितनी मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड है और उसका कौन कौन से महकमों के NOC चाहिए होते हैं और कितने परसेंट लैंड ऐसी है जो कि वो एक्वायर कर सकते हैं प्राइवेट लैंड ओनर्स विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। एक शेप हो गई वो सोसाइटीज जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से बनती हैं डायरेक्ट तौर के ऊपर LDA, FDA, KDA वगैरह से। दूसरी वो स्कीम्स आ गई जो कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के नाम से जानी जाती हैं, और आपने अक्सर सुना होगा कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के अंदर ओनर्स ने फाइल ज़्यादा बेच दी हैं क्योंकि लैंड कम थी या उनने भी LDA से अप्रूवल नहीं ली या कंसर्न अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं ली, तो वो इसके अंदर हमारे जो बहुत से लोग हैं वो इसमें इन्फ्रिंज हो जाते हैं। तो एक बात इंशाल्लाह मैं जब इसके प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के ऊपर बात करेंगे डिटेल प्रोग्राम बताऊंगा मैं इसमें। एक आप बात सिंपल इसमें समझ लें कि कोई भी ऐसी सोसाइटी जो कि मुतलका अथॉरिटी से अप्रूव ना हो, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट ना करें। सब्सिक्वेंटली ऐसी तमाम फाइल्स के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जो कि अनडेवलप्ड, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अनडेवलप्ड हाउसिंग स्कीम के प्लॉट्स तो हों लेकिन वो मॉर्गेज हो विद LDA, क्योंकि मॉर्गेज वो एरिया होता है जो LDA कंडीशनल अपने पास रखता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फॉर द सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स। तो ये अर्ज करने के बाद हम आगे चलते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक जो हमारा है वो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बड़ा पुराना है और इसको डील करता है द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट 1925। और हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का बनाने का जो मेन मकसद है वो भी मैंने हमेशा की तरह आपको बताऊं कि मैं आपको जिस तरह हमेशा एक बात करता हूं कि आप प्रेम्बल पे सबसे पहले जाएं
इसका जो प्रेम्बल है वो ये कहता है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर द प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट, सेल्फ हेल्प and mutual assistance among the agriculturists or the other person with common economic or social interest or for achievement of better standard of living and the matters incidental thereto। तो ये प्रेम्बल के बाद हम देखते हैं कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का क्या प्रोसीजर है। एक बात यहाँ मैं अर्ज करता चलूँ, ये मैंने जनरल हाउस में अंदर हाई कोर्ट में भी कही थी कि इस वक्त कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं इनकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर बैन किया हुआ है स्टेट ने। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून भी कहीं ना कहीं चलता है। तो एक हाउसिंग सोसाइटी जो कि एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो पहले आपको बाकी जगहों पे नहीं मिलता, लाहौर प्रेस क्लब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसे सहाफ़ी कॉलोनी कहते हैं, ये कॉलोनी के अंदर स्पेशल जो प्रिविलेज वज़ीर आला ने इस्तेमाल किया और यहाँ पे बैन उठा के फॉर वन नाइट इनको रजिस्ट्रेशन दी और उसके बाद इस सोसाइटी की तकमील के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर हेल्प करके इसको बना दिया गया। हम आ जाते हैं कि अब ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है ये इसकी फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जैसे मैंने अर्ज कर दिया कि ये भी बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सेक्टर में हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी हैं। ये वापडा टाउन, वलेंशिया टाउन, IP टाउन, इंजीनियर्स टाउन, डॉक्टर्स, ये सारी सोसाइटीज जो आपकी ये जो मुहाफिज टाउन, PIA सोसाइटी, ये सारी सोसाइटीज जो हैं ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड एम्प्लॉयज, रेवेन्यू एम्प्लॉयज होगी, बैंकर्स टाउन, ये सारी वो सोसाइटीज हैं जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर में के तहत बनी है, कोऑपरेटिव लॉ के तहत बनी है। इसके लिए एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें समझना ये पड़ेगा कि जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अप्रूवल के लिए जाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 जो है ये स्टेट को यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देती है कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक रजिस्ट्रार जो है वो इसको ये अपॉइंट करेंगे और जो रजिस्ट्रार होगा वो इन सारे मामलात को जो रजिस्ट्रेशन से लेके सेक्शन 4 के तहत रजिस्ट्रार जो है अपॉइंट होता है और ये जो रजिस्ट्रार होगा ये तमाम मामलात इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ मैनेजमेंट्स, इंक्लूडिंग डिस्प्यूट्स, इंक्लूडिंग वाइंडिंग अप, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन में जाएंगी और यहाँ पे सिविल कोड की जो जुरिस्डिक्शन है उसको बार्ड कर दिया गया है सेक्शन 70A ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925। और इसके लिए स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट आएगा तो वो जो है जुरिस्डिक्शन वो रजिस्ट्रार के पास जाएगी और आर्बिट्रेशन का भी कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होगा सेक्शन 54 में। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एटलीस्ट 50 मेंबर्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर प्रोसीडिंग ऑफ द एप्लीकेशन। वो 50 लोग जो होंगे वो अपने नेम एड्रेस और डिटेल के साथ वो जो एप्लीकेशन साइन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई कर देंगे बिफोर द ऑनरेबल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। और इस एप्लीकेशन के साथ उनको जो चीज़ें बतानी पड़ेंगी वो उनको बताना पड़ेगा सोसाइटी का नाम, उसके ऑब्जेक्ट, उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन, नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स, proposed bylaws and source of completion and development of the scheme along with the arrangement of investment। ये सारी चीज़ें जब आप बयान करने के बाद आगे जाएंगे तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा और इस सोसाइटी को जब रजिस्ट्रेशन हम करवाएंगे तो ये जो सोसाइटी है ये जो हमारा सेक्शन 10 है ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 ये रजिस्ट्रेशन को बयान करता है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो सोसाइटी की अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो 10 के तहत ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाएगी और 23 के तहत इस सेक्शन 23 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 के तहत इस सोसाइटी को हासिल होने वाली प्रिविलेजेस क्या होंगी वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ। एक उसके अंदर प्रिविलेज सबसे बड़ी ये है कि सोसाइटी जो है ये सोसाइटी जो है कॉर्पोरेट सोसाइटी कंसिडर होगी, बॉडीज कॉर्पोरेट तस्वर की जाएगी, इसकी अपनी सील होगी और ये अपना रजिस्टर्ड एड्रेस के साथ इसकी परपेचुअल सक्सेशन एंड द कॉमन सील के साथ ये काम कर सकेगी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे जो अहम चीज़ है वो ये होती है
ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको आपके अंदर से चुने हुए लोगों के जरिए चलाई जाती है, और वो लोग जो होते हैं उसको हम कहते हैं मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी जो है वो इलेक्ट होती है फ्रॉम दी सोसाइटी। ऑल्दो के एक शिक के तहत कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव भी इस इशू के अंदर इन्वॉल्व होता है, और उसको हम कहते हैं केयर टेकर या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव और अपॉइंटेड बाय द रजिस्ट्रार सोसाइटी को चलाता है। तो अब हम लमसम इसको कंक्लूड करते हैं। 3 किस्म की सोसाइटीज हो गई, गवर्नमेंट लेवल की सोसाइटी, मुतलका अथॉरिटीज की सोसाइटी, सेकेंड प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स, थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा है, प्राइवेट स्कीम्स भी हैं, हाउसिंग सोसाइटी दूसरी जो लीगल जरिए बनी है वो भी है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब डिस्प्यूट आते हैं तो उनको किस तरह लेके जाएंगे, प्राइवेट सोसाइटी के डिस्प्यूट कैसे टैकल किए जाएंगे, और गवर्नमेंट सोसाइटी में आने वाले डिस्प्यूट को कैसे टैकल किया जाएगा। होप के कुछ ना कुछ आज के इस लेक्चर में मैं आप तक अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। रमज़ान मुबारक है। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह।